ओके, सो हाय अगेन आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज का अगेन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट एंड क्रैमर्स रूल। चैप्टर नंबर 2, एदास गुप्ता। एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत कम है एमसीक्यू, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बस 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो पता ही होगा आपका। d1/d है ना, वो सब फॉर्मूले एक्स वाई जेड के प्रॉपर्टीज आपको याद ही है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं एजाज गुप्ता के एमसीक्यूज, ठीक है। सो पेज नंबर 65 ए एलजेब्रा का 65 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 134 बहुत ही गिरा हुआ सवाल है। लेमडा मतलब गिरा हुआ ही है, ठीक है। लेमडा बिलोंग्स टू आर और डिटर्मिनेंट को डी कैपिटल डी भी लिखते हैं या तो डेल्टा फॉर्म में लिखते हैं। ए बी सी डी दे रखा है और आपको पूछा है कि लेमडा टाइम्स डेल्टा कितना होगा। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में ध्यान रखने, जब भी स्केलर टर्म से आप मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में करते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो किसी एक रो से या तो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जबकि मैट्रिसेस में क्या होता है, वही डेल्टा, ये जो डेल्टा कोई भी स्केलर क्वांटिटी के मान लो, तो एक साथ सब एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस में, उन सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है, पहला ऑप्शन में सभी लेमडा मल्टीप्लाई है ए बी सी डी से, जो कि नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में लेमडा सिर्फ ए से मल्टीप्लाई है, वो भी नहीं आएगा। तीसरे ऑप्शन में वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई है, जो कि एक तरह से सही है। आपकी मर्जी है आप लेमडा कहाँ मल्टीप्लाई करें, पर वो एक समय पर एक ही रो या एक ही कॉलम से होगा डिटर्मिनेंट केस में। सो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अगला बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी से बेस्ड सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 135, इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट aij, स्मॉल aij डिनोट्स एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। ये सबको पता ही है, ये जो शक्ल है ये स्मॉल aij, जहाँ पर i स्टैंड करता है रो के लिए, j स्टैंड करता है कॉलम के लिए, ये शो करेगा आपको एलिमेंट्स का पोजीशन। और यहाँ पे दे रखा है कि aij 0 है i इक्वल टू j के लिए, 1 आएगा i ग्रेटर देन j के लिए, और -1 आएगा i लेस देन j के लिए, ठीक है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये भी काफ़ी गिरा हुआ सवाल है। बस करना क्या है, आपको बोल रखा है थर्ड ऑर्डर है, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ बढ़ेगी, 1 से लेकर 3 तक जाएगी, और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 3 तक। जो अभी डिटर्मिनेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। पोजिशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो पोजीशन कर लेते हैं। पहला ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 1, अगला आएगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब ऐसा, रो मतलब ऐसा। अगला आएगा A21, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। A23 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये तो शक्ल है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। जहां जहां पर रो कॉलम बराबर है, i इक्वल टू जे, मतलब कि A11 A22 A33, वहां पे आपको रखना है 0, यानी 0 0 0, i ग्रेटर देन जे, मतलब जहां जहां पर i बड़ा है j से, तो यहाँ तो कोई बड़ा है नहीं, i छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 छोटा हो गया, तो उसके लिए छोटे वाले केस में -1 आएगा, -1 है ना। और जहाँ जहाँ पर i बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा 1 1, ठीक है। बस सिंपली सॉल्व करना है। तो 1 आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, मान के चल रहा हूँ मैं ये, तो 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पर -1 1, तो 1 -1 0, तो आपका आंसर आएगा कद्दू, ठीक है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा A 0। तो आप
फटाफट लिख लीजिए इसको। बहुत ही आसान चैप्टर लगता है। डिटर्मिनेंट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जेईई मेन के हिसाब से। एडवांस में अगर आपको फंसाएगा तो आपको वो फंसाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में फंसाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है, या तो होमोजीनियस इक्वेशंस में, तो वो ध्यान रखिएगा, वो भी हम करेंगे आराम से। 136 कैपिटल ए डिटर्मिनेंट का जो शक्ल होता है, मतलब जो उसका नाम होता है, इसके डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, कैपिटल ए, तो हमेशा कैपिटल ए नोट करते हैं, ठीक है। ए डी एल बी ई एम सी एफ एन, ये कैपिटल ए है डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट बी है आपका एल एम एन ए बी सी डी ई एफ। तो आपको बताने रिलेशन क्या है ए बी में, ठीक है, करते हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी थोड़ी डिटर्मिनेंट की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, इधर भी ए बी सी फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ पर सेकंड रो में है, डी ई एफ सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पर थर्ड रो में है, एल एम एन यहाँ पर थर्ड कॉलम में है तो यहाँ पर फर्स्ट रो में। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें, आप देखिए जितने भी यहाँ पर कॉलम में खड़े यहाँ पर रो में, तो आप क्या करें, ट्रांसपोज लगा के इसको घुमा दें। पर ट्रांसपोज वाला फंडा जो होता है वो इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की, तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, रो से अगर आप कॉलम में ट्रांसफर करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ पहले कॉलम में, तो रो में कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो में आ जाएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो में आ जाएगा। ट्रांसफर करते ही, वैसे देखा जाए तो मैट्रिसेस के हिसाब से ये ट्रांसपोज है इसका, पर डिटर्मिनेंट के हिसाब से इन दोनों की वैल्यू डिटर्मिनेंट में सेम आएंगी, ठीक है। तो पहले कर दिया, बात समझ आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, रो में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट रो में, यहाँ पर सेकंड रो में, तो करते हैं ऊपर नीचे। तो मैंने रो वन को रो टू में शिफ्ट किया, रो टू को रो वन में शिफ्ट किया, तो डी ई एफ ऊपर आ जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा, और एल एम एन तो इनको छुआ ही नहीं मैंने, तो ऐसे ही बैठेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब आप रो को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो माइनस बाहर निकल के आता है, ठीक है, माइनस, कॉलम को कॉलम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस निकल के आता है, ये प्रॉपर्टी है। अब ए बी सी आ गया, अब दिक्कत क्या है कि एल एम एन यहाँ पे फर्स्ट रो में, यहाँ पर इसमें थर्ड रो में, डी ई एफ यहाँ पर फर्स्ट रो में, यहाँ पर लास्ट रो में, तो क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को। तो अब इंटरचेंज फिर दोबारा किया तो माइनस फिर निकल के आएगा, तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो उसको लिखना मतलब नॉन वैलिड है, तो ये हो जाएगा एल एम एन, यहाँ पर डी ई एफ और ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा। तो ये तो बी बन गया, तो इसका मतलब ए बराबर बी, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फटाफट लिख लीजिए इसको। थोड़ा सा अच्छा सवाल था अब तक का, ठीक है। 137, if 7 and 2 are the roots of the equation blah blah, लिखते हैं blah blah, x 3 7 2 x 2 7 6 x, इसके रूट एक है 7 और 2, बताना थर्ड रूट क्या होगा, -9 14 हाफ या नन ऑफ दिस। देखिए क्या होता है कि थर्ड रूट पूछा है, इसका मतलब ये थर्ड क्यूबिक इक्वेशन बनेगा अगर आप ओपन करेंगे तो इसको। अच्छा, एक तरीका क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से आप रख के देख लें, इसको सॉल्व करें, जीरो मैच कर जाता है तो आपका आंसर, क्योंकि रूट क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो भी तरीका है। एक तरीका क्या है, इसको ओपन कर लेते हैं, फटाफट ओपन करते हैं। तो
मैं ओपन कर रहा हूँ फर्स्ट रो से। वैसे इसको खोलने के 9 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप फर्स्ट रो से सेकंड रो, सॉरी 6 वेज है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से ओपन कर सकते हैं, या तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, या तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो 6 वेज है ओपन करने के। अगर अच्छा 3x3 डिटर्मिनेंट है तो 6 वेज है, तो अगर n×n है तो कितना वेज होगा, 12। मतलब सिंपल आपको उसको ऐड कर देना है, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, तो x² माइनस 12 माइनस 3 2x माइनस 14 प्लस 7 12 माइनस 7x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x³ बताया था मैंने आपको, क्यूबिंग में बनेगा x³ माइनस 12x माइनस 6x प्लस 42 प्लस 84 माइनस 49x इक्वल टू 0। सो x³ माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 और 50 65 कितना हो गया, 18 हो गया ना, और ये 50 68 67 माइनस 67x, और ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर 7 और 2 फैक्टर है तो जरूर ये लफड़ा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। अगर x माइनस 7 वन ऑफ द फैक्टर है, x माइनस 2 वन ऑफ द फैक्टर है, तो इसको दो बनने से जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। x³ माइनस 67x प्लस 126 को डिवाइड किया x² माइनस 9x प्लस 14, तो यहाँ पर आ जाएगा x से मल्टीप्लाई किया तो x³ ये 9 माइनस 9x² प्लस 14x माइनस प्लस माइनस, तो ये कर दिया। यहाँ पे 9x² निकल के आएगा। अगर आप बहुत ही चतुर चालाक हैं तो आप समझ जाएंगे कि आंसर -9 आएगा, पर तब भी कर लेते हैं। यहाँ पर 67 ये हो जाएगा 7 4 11 7 8 81x, ठीक है, प्लस 126। तो आपने सिंपल प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया, सो 9x² माइनस 81x प्लस 126 0 आएगा। इसका मतलब x प्लस 9 दूसरा फैक्टर है, तो रूट क्या होगा, x इक्वल टू -9, ठीक है। थोड़ा लेंदी वर्क है इसमें, पर करना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, आंसर आएगा x इक्वल टू -9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 138। इफ एफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई मतलब ये जो फंक्शन है डिटर्मिनेंट वन ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं, उसमें वेरिएबल एक्स वाई टर्म है, तो यूनिट ऐसे करते हैं 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, then fxy is divisible by x, divisible by y, divisible by x and y both, divisible by neither x and y। तो करके देख लेते हैं। मतलब फंडा क्या है, अब आप क्या बोलेंगे सर, आप क्या करें, अगर डिविजिबल बाई x है तो जहां जहां वेरिएबल वहां पे x रखते हैं, एक तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, या y से डिविजिबल है तो जहां जहां पर आप y है x, मतलब जहां जहां पर वेरिएबल है वहां y रख दें, ठीक है। दो तरीका है, या दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा इसको सर्कल, इसकी जो सर्कल है थोड़ा आसान कर दें, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलने का मतलब तात्पर्य ये है मेरा कि जैसे यहाँ पर जो कॉलम माइनस कॉलम कर दिया मैंने, C1 में क्या किया मैंने, C1 माइनस C2, तो 0 यहाँ पर आएगा -x, यहाँ पर आएगा 0। आप बताया पढ़ा हुआ आपने
मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्राई करिए जीरो लाने का, फिर आप ओपन करिए, थोड़ा आसान रहेगा, और कुछ नहीं है। आपने साथ ही साथ क्या किया, कॉलम 2 में क्या किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मतलब समझ रहे हो आप, 0 x और माइनस वाई, और ये तो बेचारा थर्ड कॉलम है, वैसा रहेगा। अब आप ओपन करें, मैक्सिमम जीरो कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम या तो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो से एक्सपांड करता हूँ मैं, तो बचा क्या, सिर्फ 1 एक्स वाई। अच्छा, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई एक्स होगा, डिविजिबल बाई वाई होगा, और डिविजिबल बाई एक्स एंड वाई बोथ। सो आंसर क्या आएगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए बी सी, तीनों आंसर आएगा। एक्स से भी डिवाइड है ये, वाई से भी डिविजिबल है, और एक्स वाई से तो डिविजिबल है ही, ठीक है। आसान क्वेश्चन है 139, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस सी इज, वैल्यू बतानी सी क्या आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी, जीरो या नाम जिस। चांसेस एक्चुअली होते क्या है, जैसे मान लो आपका एग्जाम बस 1 मिनट बचा हो आपके पास, और आपको टिक करके आना हो आंसर, और ऑप्शन में जीरो है, और आपको तुक्का मारने का बहुत मन कर रहा है, तो आप जीरो मार के आ जाइएगा, आपको फायदा होने का प्रोबेबिलिटी 70-80% ज़्यादा होगा, ठीक है। पर अगर वहां साथ में 1 कहीं दिख गया तो चांसेस कम हो जाएंगे, तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पर ऑप्शन में कहीं जीरो दिख गया तो आप जीरो भी पा के आइएगा, ये लास्ट मिनट का टिप है, ठीक है। गधे बच्चों के लिए ना, होशियार बच्चों के लिए तो करना ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिटर्मिनेंट को तोड़ना बताया पंडा। डिटर्मिनेंट दो पार्ट में टूट सकता है, यहाँ से यहाँ पर ए बी सी प्लस में दिख रहे हैं, तो एक तो आपका ले गया एक्स वाई जेड, और एक ले गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। पंडा पर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर रो सेम कॉलम सेम है, कोई भी दो, तो जीरो आएगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बहुत ही वाहियात सम था, उन्हीं के लिए जिसको प्रॉपर्टीज आती हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ए बी सी बी सी सी ए बी, कौन सा फैक्टर है। ऑप्शन में ए प्लस बी प्लस सी, लिख लेता हूँ ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नन ऑफ दिस। अच्छा, करते हैं सॉल्व इसको। तो इसका क्या पूछा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए से किया तो ये सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, फर्स्ट रो से कर रहा हूं मैं ना, बी स्क्वायर माइनस सी ए, और सी आएगा बी ए माइनस सी स्क्वायर, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 3 टाइम ए बी सी, और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको देख के मन में क्या ख्याल आया कि अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं तो ये माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बन रहा है, और ये शक्ल मुझे पढ़ाया गया बचपन से, क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब
ये शक्ल ये लिखी हुई मतलब ये लिखी हुई है, तो ए फैक्टर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। दूसरा फैक्टर क्या है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो शक्ल है यहां पर आप ध्यान से देखें, तो अगर ये शक्ल जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये भी जीरो होगा। तो फैक्टर पूछा है ना, तो फैक्टर मतलब रूट, तो इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। तो ये शक्ल जीरो कब होगी, जब ये जीरो होगा और साथ ही साथ ये जीरो होगा। वो कंडीशन कब आएगी, आपने पढ़ा होगा, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अच्छा ए बराबर बी बराबर सी, तो अगर ए बराबर बी बराबर सी तो जीरो तो ऐसे हो ही जाएगा, कॉलम कॉलम मैच हो रहे हैं। और इसमें ए बी सी अगर इक्वल हो गए तो कॉमन ए निकाल लो अगर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसी में अगर ए कॉमन निकाल लो तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, वन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी, तीनों ऑप्शन आपके आंसर है, लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आप सोचोगे सर ओमेगा वाला कैसा आपने चुना, फंडा क्या है, सिंपल है। जब भी रूट फैक्टर पूछे गए हो तो आप क्या करते हैं, उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद इसको आपने सॉल्व किया तो ये शक्ल ये बन के आ रही है। इसमें से एक तो क्लू दिख गया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, मतलब वन ऑफ द फैक्टर तो ये है। और ये भाई साहब जो है इसमें ए बी सी, क्योंकि अगर ये जीरो है और ये जीरो है एक साथ, तो ए बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होगा ही। अगर तीनों बराबर है तो यहाँ रखने पर ए कॉमन आ जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी क्या आ रहा है, जीरो, मतलब ये भी क्या आ रहा है, जीरो के बराबर। समझ में आ रही बात, और ये भी जीरो आ रहा है, तो इक्वेट तो करेगा, फैक्टर तो करेगा इसका ये। तो आंसर क्या आ रहा है, ए बी और सी। ठीक है, लिख लीजिए। गिन के दो सवाल बचे हैं, फिर ये एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे इसके। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वन, लॉग आ गया, देखिए लॉग कहीं भी आ सकता है, तो याद रखिएगा लॉग का, जेड एक्स लॉग एक्स बेस वाई लॉग एक्स बेस जेड, वन लॉग वाई बेस जेड, वन लॉग जेड बेस वाई। इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई जेड पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, सब बेस में बैठे हैं, कोई इंट्रो बैठा है तो पॉजिटिव ही होगा। इसकी वैल्यू बतानी है। अब जो बहुत तरीके हैं, ओपन करके देख लो, फटाफट काम आ जाएगा। प्रॉपर्टी में जिस पे वर्क कर रहा है ये, अगर आप ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी जिस पे वर्क करेगा वो ये है कि लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी वन, इस प्रॉपर्टी पे वर्क करेगा ओपन करने पर। ठीक है, तो आंसर आपको दिख जाएगा। एक तरीका क्या है, चेंज बेस चेंज थ्योरम लगाता हूँ, सो ये तो वन ही आएगा, ये कितना आएगा, सबको बेस में कर रहा हूँ, बेस 10 में। ठीक है, तो वाई अपॉन लॉग एक्स, यहां पर आएगा लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स, यहां पर आएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, यहां पर वन, यहां पर आएगा लॉग जेड अपॉन लॉग वाई, यहां पर आएगा लॉग एक्स लॉग जेड लॉग वाई लॉग जेड और वन। ठीक है, अच्छा क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया लॉग एक्स से, इसको मल्टीप्लाई किया लॉग वाई से, इसको मल्टीप्लाई किया लॉग जेड से। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक रो को लॉग एक्स से, तो मैं यहाँ पर उसको लिखूंगा, क्योंकि मैंने दिया तो लिया वापस, लॉग एक्स लिया मैंने। सेकेंड रो में मैंने मल्टीप्लाई किया लॉग वाई से, तो मैंने यहाँ पर उसको डिवाइड में ले लिया, और लॉग एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया थर्ड रो में, तो यहाँ मैंने डिवाइड में ले लिया। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये लफड़ा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने, log x से, log x, यहाँ मल्टीप्लाई किया था log y से, इसमें मल्टीप्लाई किया था मैंने log z से। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सेम है, तो 0 अपॉन कुछ भी लफड़ा, log x, log y 0 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इस सिंपल ओपन कर दे फर्स्ट रो से, उसमें ये फंडा लगा दे तो आंसर आ जाएगा, प्रॉपर्टीज है लॉ की। दूसरा वे क्या था, आप बेसिक थ्योरम लगाकर उसको बाहर निकाल लें डिनोमिनेटर को, और आपको दिख जाएगा कि रो कॉलम सब सेम है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल है। देखिए आप 0 0 आंसर काफी आ रहा है, तो फायदे में लेंगे आप। 142 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बताना है इसमें। सवाल लिखते हैं, कंडीशन ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fx प्लस 2gx प्लस c, ये इसके लीनियर फैक्टर, रैशनल लीनियर फैक्टर्स कब आएंगे, इसके कब खुलेंगे, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ऑप्शन डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ये 2 डिग्री इक्वेशन है इसमें एक्स वाई के वेरिएबल में। सो आप याद कर लें इसको, ए बी सी, कैसे याद करते हैं, ए बी सी एफ जी एच और नीचे से एफ जी एच। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ऑप्शन में ये दिया होगा तो आप टिक कर लीजिएगा। ये इसकी दो शक्लें होती है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो दोनों लाइन की इक्वेशंस आएंगी, और जब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो जो भी इक्वेशंस मार्केट में दे रखी होगी वो चली जाएगी कॉनिक्स पार्ट में, ये चली जाएगी कॉनिक्स में, ये आप चले जाएंगे पेयर ऑफ लाइंस में। ठीक है, अगर पहला एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया, कंडीशन में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच कहाँ मिलेगा आपके पास, एक्स वाई के टर्म मिलेगा, और ए बी कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के पास और वाई स्क्वायर के पास। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाइंस क्या होंगी, पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट और इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया तो लाइन कैसी आएगी, आपकी आएगी लाइन पैरेलल आएगी। ठीक है, लाइन कैसी आएगी, पैरेलल। और थर्ड, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, ये क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग, ये क्या आ रहा है, पैरेलल। अब एक बचता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये समझ में आ रही ना, कोइंसिडेंट होती है, एक होती है जिसमें बराबर होते हैं, एक होती है पैरेलल, ये पैरेलल बताया मैंने, पैरेलल का। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो लाइन कैसी होगी, स्क्यू लाइन्स होगी। ठीक है, क्या आएगा, वो लाइन कैसी भी हो सकती है, वो कुछ भी सकती है। ठीक है, अच्छा, और कॉनिक्स वाले पार्ट में अगर एच स्क्वायर अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो लाइन कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट्स आएंगे, मतलब सेम टू सेम लाइन होगी। ठीक है, तो 3 याद रखिएगा। पहला कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, वो कैसे निकालते हैं, ये बता देगा आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 है कि नहीं। जैसे 0 आया, घंटी होनी चाहिए, लाइन जो भी टूटेगा दो पार्ट में, लीनियर फैक्टर में जब ब्रेक होगा तो दोनों की इक्वेशंस कैसे होगी, लाइन में होगी। अगर कोइंसिडेंट होती है, मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगी, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये लाइन, ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है वो चली जाएगी कॉनिक्स पार्ट में। पहला सेम टू सेम बढ़ा रहा हूं, अगर इसी में ऐसा केस आ गया तो इसमें आपका आ जाएगा हाइपरबोला। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर है तो ये हो जाएगा आपका पैराबोला। और थर्ड, एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो ये हो जाएगा आपका इलिप्स।
ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको आप लिख लीजिएगा अगर आप भूल रहे हो तो। बस बाकी इस सवाल में क्या था, बस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी दिखती है वो ऑप्शन में दिया था, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर है आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एंड ग्रामर उसका एमसीक्यू खत्म हो गया। और अब बाकी का जो है अगला चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा पार्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, पहले तो अच्छे से, है ना, अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी सब याद कर लीजिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ, बाय।